Hello everyone. In response to my last video that I made on Thiessen polygon method, I received an overwhelming response. बहुत सारे likes और views मिले मुझे उस वीडियो के लिए, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने बताया कि आप मैम आइसोहाइडल मेथड भी कवर कीजिए। ठीक है, तो एवरेज रेनफॉल निकालने की 3 मेथड्स होती हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, और इस वीडियो में हम आइसोहाइडल मेथड के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज एन आइसोहाइट। ठीक है, जैसे ही इस तरह के डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी वाले वर्ड्स आते हैं हमारे सामने, जैसे कि आइसोहाइट हो गया या इस तरह से कुछ भी हो गया, तो हम बहुत डर जाते हैं और हम उन चीजों को स्किप करने की कोशिश करते हैं नॉर्मली, बिकॉज वी आर नॉट कंफर्टेबल विद दीज वर्ड्स। तो इनसे हमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर हम थोड़ा सा इंग्लिश पे ध्यान दें, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दें, तो ये मेथड बहुत ही आसान मेथड है। ओके, सो बेसिकली आइसोहाइड, आइसो वर्ड मींस सेम, की सिमिलैरिटी, यानी कि कोई चीज अगर सेम हो, जैसे मेरी हाइट अगर 6 फीट है और सामने वाले की भी हाइट 6 फीट है, तो वी आर सेम इन हाइट। ठीक है, तो आइसो वर्ड का मतलब सिमिलैरिटी से होता है। अब अगर किसी एक कैचमेंट पर, सपोज इस तरह से किसी भी एक नदी का कैचमेंट एरिया जो काफी छोटा आपको यहाँ मैप पे ग्राफ पे दिख रहा है, एक्चुअली एरिया काफी बड़ा होता है। ठीक है, काफी किलोमीटर्स तक स्प्रेड होता है। अब अगर यहाँ पर मैंने अलग अलग जगहों पर रेन गेज स्टेशन लगाया है, कुछ अलग अलग सिटीज हैं, कोई भी रीजन हो सकता है, सपोज कावेरी नदी का कैचमेंट एरिया है, तो कई जगहों पर मैंने इसमें रेन गेज स्टेशन लगाए हैं। अब इन रेन गेज स्टेशन की रीडिंग मेरे पास आ जाएगी, लेकिन उस रीडिंग का मैं क्या करूं, उससे मैं इस पूरे कैचमेंट का एवरेज कैसे निकालूं, इसका मैंने एक तरीका जो थीसन पॉलीगॉन मेथड है, जिसमें कि हम एरियाज में डिवाइड करते हैं और उसके आगे उसका पूरा प्रोसीजर करते हैं, वो मैंने आपको पिछली बार बताया था। अब इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम आइसोहाइडल मेथड पढ़ेंगे। आइसोहाइट बेसिकली आर इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, याद रखिएगा, ये इमेजिनरी लाइंस है। ये कोई ऐसी लाइंस नहीं है जो आपको जमीन पे दिख जाएंगी कि आप बाहर निकले और आपको आइसोहाइट दिख गए, ऐसा नहीं है। ये एक मैप के ऊपर बनने वाली इमेजिनरी लाइंस है, एंड दीज आर लाइंस ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल रेनफॉल। ठीक है, these are lines, imaginary lines drawn on a piece of paper or on a map, joining points of equal rainfall. ये अभी कैसे होता है, थोड़ा सा इस पे ध्यान देते हैं। Okay, now for example, I have a storm which is progressing in this direction. Okay, so यहाँ पर मेरी suppose reading आई कुछ x centimeter of rainfall. Similarly, here I have received x centimeter of rainfall. Then when I proceed, here I have received y centimeter of rainfall, and here too I have received y centimeter of rainfall. Here I have received z centimeter of rainfall. Okay, so these rain gauge stations have reported approximately the same quantity of rainfall. Other rain gauge stations are also reporting similar quantity of rainfall. So what I can do is, first step when I want to use this method is to simply join points of these rain gauge locations having same or equal rainfall. जैसे x है, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, y है मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, और z है मैंने इसको इस तरह से ज्वाइन कर दिया, और फिर मैंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, these x y z are some values, say 10 centimeter rainfall, 5 centimeter rainfall, 12 centimeter rainfall, इस तरह से कुछ भी वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, अब हम सपोज इनको मान लेते हैं, सपोज दिस इज P1, this is P2 and this is P3। इस तरह से हम इनकी कुछ वैल्यूज मान लेते हैं, प्रेसिपिटेशन 1, प्रेसिपिटेशन 2 एंड प्रेसिपिटेशन 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब हमने एक मैप लिया, उस मैप के ऊपर हमने इन रेन गेज स्टेशन को प्लॉट किया, और इक्वल रेनफॉल वाले जो रेन गेज स्टेशन है उनको जोड़ के हमने इस तरह से कर्व्ड लाइंस बना ली, यानी कि हमने ये बनाए हैं अपने आइसोहाइट्स। ठीक है, हमने अपने आइसोहाइट्स बना लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एक प्लानीमीटर की मदद से, देखिए जिनको नहीं पता प्लानीमीटर क्या है, प्लानीमीटर एक इक्विपमेंट होता है जिसकी ड्राइंग में आपको अभी बता के नहीं बता सकती हूँ, लेकिन एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जिससे कि हम इनकरेक्ट इसको ज्वाइन करते हैं।
जिससे कि हम we join points, we try to make a diagram. Okay. तो इसमें हम क्या करते हैं, प्लानीमीटर से हम किसी भी इर्रेगुलर फिगर का एरिया निकाल सकते हैं, रेगुलर फिगर का भी निकाल सकते हैं और इर्रेगुलर फिगर का भी एरिया हम निकाल सकते हैं. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ अ प्लानीमीटर हम इन पोर्शंस का एरिया भी अब निकालते जाएंगे. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इतने पोर्शन का एरिया निकाला प्लानीमीटर यूज करके, और मैंने ये पाया कि इस एरिया की कुछ वैल्यू आई है, से माय वैल्यू इज A1. दिस इज द एरिया जिसकी वैल्यू आई है A1. ओके, उसी तरह से इतने पोर्शन का एरिया निकाला, इसकी वैल्यू आई है A2 प्लानीमीटर की हेल्प से. इतने पोर्शन का एरिया निकाला, दैट इज A3. इतने पोर्शन का एरिया निकाल लिया, दैट इज A4. ठीक है, इस तरह से मैंने इन सब अलग अलग एरियाज को निकाल लिया. अब मुझे एवरेज निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, दो सक्सेसिव आइसोहाइड्स का मैं एवरेज लूंगी और उनके बीच में जो एरिया है उससे उसे मल्टीप्लाई करूंगी सबसे पहले. तो दो सक्सेसिव आइसोहाइड्स यहाँ पर मेरे पास कौन से हैं, सबसे पहले है मेरे पास ये P1 और P2. आइए हम थोड़ा सा फिगर्स की मदद से इसे समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, इस तरह से अगर आप समझेंगे तो आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू सम प्रॉपर मैथमेटिकल फिगर्स, जिससे कि आपको ज्यादा आसानी हो समझने में. ओके, सो सपोज दिस इज माय catchment area and here I am making some isohytes. ठीक है, suppose this is one isohyte, this is the second isohyte, this is the third isohyte and this is the fourth isohyte. ठीक है, suppose ये rainfall indicate करता है 10, ये 11, ये 12, ये 13 और यहाँ पर suppose एक है 14 rainfall वाला isohyte. ठीक है, अब इनके बीच में मैंने कुछ एरियाज निकाल लिए हैं. एरियाज को मैं अभी नोटेशन में ही चलने देती हूँ. ठीक है, सपोज ये है कुछ A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4, ये है A5 और ये है A6 और इसके जस्ट पहले वाला एक आइसोहाइट यहाँ पर है मेरे पास, सपोज 9. ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले दो आइसोहाइट्स का मैं एवरेज लूंगी. आई टेक द एवरेज ऑफ टू आइसोहाइट्स. जैसे सबसे पहले ये दो आइसोहाइट्स ले लिए मैंने 9 और 10. सो 9 + 10 अपॉन 2, तो इनका एवरेज निकल के आता है 9.5. ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी इस एरिया से A1 से. ओके, सपोज दिस A1 इज इक्विवेलेंट टू 10. अभी हम ऐसे कोई हाइपोथेटिकल वैल्यू लेते हैं, तो दिस प्रोडक्ट कम्स आउट टू बी 95. इसी तरह से यहाँ पर मैं वापस इनका एवरेज निकालूंगी. 10 + 11/2 इन दो आइसोहाइट्स के बीच का एरिया है A2, इसको A2 से मल्टीप्लाई करूंगी. नाउ 10 + 11/2 इज 10.5 and 10.5 into A2. Suppose A2 is say 20. Okay, so 10.5 into 20. तो ये हो जाएगा 210. ठीक है, तो इस तरह से जैसे 95 मेरा पहला फिगर आया, बाद में सेकंड आया मेरा 210. ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ पर भी निकालती जाऊंगी. 11 + 12/2, तो इसका एवरेज 11.5 है इंटू दिस एरिया. यहाँ पर इसका एवरेज है 12.5 इंटू दिस एरिया. ठीक है, इस तरह से मैं लास्ट तक निकालती जाऊंगी. अब ये जो मुझे इनके प्रोडक्ट्स मिलते जा रहे हैं, इन द एंड आई विल ऐड ऑल ऑफ दिस. ओके, एंड जस्ट डिवाइड बाय टोटल एरिया. सो अल्टीमेटली यू नो P1 + P2/2 into A1 plus P2 + P3/2 into A2, so on up till the last, that is Pn - 1 plus Pn/2 into An - 1. ठीक है, ऐसा करके टोटल ऐड करके इसको मैं डिवाइड करूंगी टोटल एरिया से, दैट इज A1 + A2 + A3 so on up to An - 1. जैसे यहाँ पर हमारे पास 6 एरिया थे,
तो A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6, ठीक है। तो इसका एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला इस तरह से है, P average is equal to summation of A into P1 + P2/2। इससे आप समझ जाएंगे कि मुझे इन सारी टर्म्स को ऐड करना है और डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। ओके, सो दिस विल गिव यू द रेनफॉल वैल्यू। इसका यूनिट भी हम देख लेते हैं। प्रेसिपिटेशन सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो प्रेसिपिटेशन इज इन सेंटीमीटर। तो P1 P2 का एवरेज का जो यूनिट आएगा दैट विल बी इन सेंटीमीटर। एरिया विल बी इन से व्हाटएवर यूनिट किलोमीटर स्क्वायर या जो भी यूनिट है, और नीचे वाला एरिया विल आल्सो बी इन किलोमीटर स्क्वायर। तो हम ये बोल सकते हैं कि एवरेज प्रेसिपिटेशन हमें जो भी आइसो हाइट आपकी जिस भी यूनिट में है उसी यूनिट में आपको मिल जाएगा। ओके, सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। ये बहुत ही आसान है आइसोहेटल मेथड। अच्छा, सम इंटरेस्टिंग इनसाइट्स आई वुड लाइक टू गिव यू। Okay, what happens is generally when there is a storm, okay, isohydral method by far is the best method. It gives you most accurate result. Okay, हर मेथड के कुछ फायदे नुकसान है. Everything in life has advantages and disadvantages. So let us speak something about the advantages and disadvantages of Thiessen polygon as well as isohydral method. So by far the most accurate method is isohydral method. This is the advantage of this method. Second advantage is that it takes into consideration the features of the area. Okay, that means अगर कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर नदी है, जो भी टोपोग्राफिकल फीचर्स हैं एरिया के, वो सब इसमें कंसिडरेशन में आते हैं, बिकॉज आप आइसोहाइड बनाते हैं इसमें। ओके, और यही चीज थीसन पॉलीगॉन में नहीं थी। ओके, थीसन पॉलीगॉन में हम सिंपली ज्योमेट्रिकली मैप को डिवाइड करके निकाल रहे थे एवरेज रेनफॉल, बट हमको लैंड की टोपोग्राफी कहीं भी वहां हमने यूज में नहीं ली, लेकिन यहाँ पर हम टोपोग्राफिकल फीचर्स यूज करते हैं। दिस इज द गुड थिंग अबाउट दिस मेथड। हाउएवर इट हैज अ मेजर डिसएडवांटेज। क्या आप लोगों में से कोई बता सकता है कि क्या मेजर डिसएडवांटेज होगा? इसमें एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि एवरी टाइम देयर इज अ न्यू स्टॉर्म, then new isohyets are required. Every time there is a new storm, then new isohyets are required. हर बार हमें नए कुछ एरिया पे जाएंगे तो हमें नया आइसोहाइट बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है, जैसे आज मैंने देखा सपोज मार्च महीने में ये वैल्यूज थी, हो सकता है अप्रैल में चेंज हो जाए, मई में चेंज हो जाए, जून में चेंज हो जाए। तो हर महीने या हर कुछ दिनों में जैसे बारिश आएगी, जैसे रेनी सीजन में फ्रिक्वेंटली ये चेंज होगा, तो इट बिकम्स अ वेरी टीडियस टास्क। ठीक है, ये एक बहुत टीडियस टास्क है। तो इतनी एक्यूरेसी निकाल के वेदर दिस टीडियस टास्क which demands a lot of manpower as well as time, whether this is justified for the required accuracy or not, this is the question which has to be decided by the engineer who is in charge, and it also depends from situation to situation, from case to case. ठीक है। अच्छा, एक और लास्ट इंसाइट मैं आपको देना चाहती हूँ। थीसन पॉलीगॉन मेथड की अगर हम बात करें तो थीसन पॉलीगॉन मेथड के कुछ फायदे ये हैं कि एक बार अगर आपने मैप बना के रख दिया, थीसन पॉलीगॉन बना के रख दिए, तो जैसे जैसे आपको रेन गेजेस की वैल्यूज मिलती जाएंगी, रेन गेजेस पर जो रीडिंग है आपको आपके ऑफिस में मिलती जाएगी, आप तुरंत उससे एवरेज रेनफॉल निकाल सकते हैं। ओके, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि इफ देयर इज कंटिन्यूअस स्टॉर्म, ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में और सीखेंगे कि ये स्टॉर्म क्या होता है, बार बार ये स्टॉर्म वर्ड क्यों यूज किया जाता है, हाइटोग्राफ क्या होता है, और फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन कर्व्स, फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी कर्व्स, ओके, इंटेंसिटी ड्यूरेशन कर्व्स, ये सब क्या है, मास कर्व क्या है, ये सब सुनने में समझने में बड़ी डिफिकल्ट लगते हैं। तो हम इसे बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, बट दैट इज फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बट इन दिस वीडियो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर एक जगह पर कंटिन्यूअस स्टॉर्म चल रहा है और बारिश वेरी कर रही है, दिन में ज्यादा बारिश हो रही है, रात में और बढ़ रही है, फिर अर्ली मॉर्निंग कम हो रही है, फिर दोपहर में बढ़ रही है, इस तरह से अगर कुछ पैटर्न चल रहा है बारिश का, तो मुझे एज ए इंजीनियर कौन सी मेथड यूज करनी चाहिए? ओके, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आई वांट यू ऑल टू कमेंट
answers for this. However, I'll give you a hint. In fact, I'll tell you the logic behind the answer itself. The answer is that ऐसे टाइम पर जब बाढ़ आ रही है, कोई स्टॉर्म है या कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, ऐसे टाइम पर थीसिन पॉलीगॉन मेथड ही काम आता है, क्योंकि आपको कंटिन्यूअसली रीडिंग मिलती जाएगी रेनगेज स्टेशन से. उस रीडिंग को आप जो ऑलरेडी बने हुए आपके थीसिन पॉलीगॉन के वेट्स हैं उसमें डालते जाइए, आपको कंटिन्यूअसली एवरेज रेनफॉल मिलता जाएगा. ओके, सो इस तरह से इन दोनों मेथड्स के अपने फायदे नुकसान है. और जहां पर एवरेज रेनफॉल बहुत ज्यादा एक्यूरेट काम के लिए नहीं चाहिए, वहां पर हम सिंपली सारे रेनगेजेस का वैल्यू का एवरेज भी करते हैं. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. Thank you everyone for watching, and please like and subscribe this channel, and I'll see you soon in the next video. Thank you. Bye.